नमस्कार, नई सुबह में आपका स्वागत है। जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एक खास मेहमान हैं पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने यहाँ तक सफ़र कैसे शुरू किया और यहाँ तक उन्होंने मेयर रहते हुए उन्होंने कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए। सर, आपका स्वागत है। बचपन से ही इच्छा थी कि हम कुछ समाज के काम आए, समाज के काम करें। पहले कॉलेज का चुनाव लड़ा, कॉलेज में सफलता पाई। उसके बाद संगठन से जुड़े, पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया, फिर भाजपा में काम किया और लगातार 1975 से लेकर लगातार संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अपनी पार्टी का, अपने संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बच्चा जो गली गली में कुल्फी बेचता था उसको आज महापौर के पद में पहुंचाया है। और ये सब केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। दिल्ली के, देश के लोगों की, सभी वर्ग के लोगों की ये पार्टी है। सभी को साथ लेकर चलती है। हम तो कहते भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको मिलजुल के प्रयास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हर कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य होता है कि समाज में जो निम्न तबके का वर्ग है उसकी सेवा कैसे की जाए, उसका उत्थान कैसे किया जाए, कैसे दीनदयाल जी उपाध्याय के पदचिन्हों पर चला जाए। आप निगम के रास्ते सर्वोच्च पद पर आज बैठे हुए हैं, आज मेयर हैं आप। आपने मेयर रहते हुए इस समय सबसे पहले कौन से ऐतिहासिक कदम उठाए? देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। सबसे बड़ा, क्योंकि निगम जाने जाते सफाई व्यवस्था में जी, और सफाई के मामले में 140 ढलाव घर को बंद कर देना, कूड़ा मुक्त कर देना। जिन ढलाव घरों में सड़कों पे कूड़ा फैला होता था, जिन ढलाव घरों में गाय घूमती थी, कुत्ते घूमते कूड़ा फैलाए थे, बदबू आती थी, आज वो स्थान ऐसे बन गए हैं। हमने वहाँ कंपैक्टर प्लांट लगाए हैं, 37 कंपैक्टर प्लांट लगाए हैं। उन कंपैक्टर प्लांट के पास बैठ के आप खाना खा सकते हैं। जहाँ व्यक्ति पहले रुमाल नाक पे रख के निकलता था, वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। इसके अलावा पहले आप देखते होंगे सड़कों पर कूड़ा पड़ा होता था, गलियों में कूड़ा, आज आपको कहीं कूड़ा नहीं दिखाई देगा। हम लोगों ने 95% सफलता पाई है। इसके अलावा आपने पहले देखा होगा कि जब कूड़े के ट्रक जाते थे तो कूड़ा उड़ता हुआ जाता था। जितना कूड़ा ट्रक के अंदर होता है उससे काफ़ी उड़ता हुआ लोग सुबह अपने घर से बाहर निकलते थे, स्कूटर पे जाए तो उसके तो मुंह पे भी पड़ता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ। हमने इतनी बड़ी सफलता पाई, आज जितने भी कूड़ा हमारे ट्रकों के माध्यम से जाता है सब बिल्कुल बंद होते हैं, पैक होते हैं। आपको एक भी तिनका उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा हमने काम किया। हमने स्कूलों के लिए अच्छा काम किया है। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं। हमने स्कूलों में CCTV कैमरे कुछ में लग गए, बाकी लगने बाकी है। हमारे प्रयास चल रहा है। सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी। हमने प्रतिभा विद्यालय बनाए हैं। आज निगम के स्कूलों में मिनिस्टर्स के फ़ोन आते हैं कि इस बच्चे का दाखिला ले लो, क्यों हम कुछ किया, काम किया। हम बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, हम वर्दियाँ फ्री देते हैं, बच्चों को पुस्तकें फ्री देते हैं, हम बच्चों को भोजन फ्री देते हैं। कोरोना काल में यदि हमने बना हुआ भोजन नहीं दे पाए तो हमने उनके अभिभावकों को 15-15 किलो राशन हर 3 महीने में वितरण किया है। हमारे फंड की कमी है और फंड की कमी बनाई हुई है, दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके प्रयास में UD से फंड मिला। हमने ट्रक खरीदे, हमने उससे छिड़काव किया। दिल्ली गवर्नमेंट बातें करती है पोल्यूशन के लिए, क्या किया उन्होंने पोल्यूशन? एक उन्होंने प्लांट लगाया जो बंद पड़ा हुआ है। हमारे 40 ट्रक दिन रात पानी का छिड़काव गलियों में, सड़कों पे, जिसमें कि 80% सड़कें PWD की दिल्ली सरकार के, उस पर छिड़काव हम करते हैं। वहाँ से पोल्यूशन हम भगाते हैं। हमारी स्प्रिंकलर मशीनें चल रही हैं जो प्रतिदिन कई टन धूल मिट्टी सड़कों से उठाकर गाजीपुर लैंड साइड पे जाती है। ये सब काम करते हैं। ये दिल्ली सरकार थी जिसने कहा कि नंबर 1, पूर्वी दिल्ली नंबर 1 पे है पोल्यूशन को हटाने में। उन्हीं का सर्टिफिकेट हमें दिया हुआ है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम पैसे का अभाव होने के बाद भी ऐतिहासिक काम किए हैं। अगर मैं गिनती ना हो तो शाम हो जाएगी। जो काम मैंने बताया, कूड़ा हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि निगम सफाई के मामले में जाना जाता है। पिछले से हमारे रैंक 6 नंबर हम डाउन आए हैं। पहले 48वां था, आज हमारा 42वां है। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि जो रैंकिंग हुई थी ये मार्च से पहले हुई थी, तब तक हमारे कंपैक्टर प्लांट नहीं लगे थे। कई सुविधाएं उसके बाद में आई हैं। यदि आज आप सर्वे करवा लेंगे
तो मैं समझता हूँ कि हम पहले 10 में आएंगे। एक बात, जो सर्वे ये हुआ ये 10 लाख से ज़्यादा वाली आबादी पे हुआ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जो आबादी है 80 लाख की आबादी है। कोई इन्होंने कैटेगरी ऐसी नहीं बनाई जो 50 लाख से ऊपर की बनाएगा। 50 लाख से ऊपर की कैटेगरी बनाएंगे, उसमें सर्वे करवाएंगे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि पूर्वी दिल्ली नगर पहले या दूसरे नंबर पे आएगा। कोई कैटेगरी ऐसी है ही नहीं। हमें भी 10 लाख में डाला हुआ है। बनाए ना कैसे कैटेगरी अलग बनाएंगे 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाली हो। बहुत घनी आबादी है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, स्लम इलाका है, उसके बावजूद हमने तरक्की की है। हमने कूड़े का निस्तारण अच्छे ढंग से किया है। मुझे गर्व है अपने पूर्वी दिल्ली की नगर निगम के सभी कर्मचारियों पे, अपने सभी पार्षदों पे, जो दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे पार्षद गली गली में कोरोना काल के समय में गली गली में घूम के एक एक घर को सैनिटाइज करवाया, नालियों में दवाइयाँ डलवाई, कूलरों की सफाई कराई ताकि डेंगू ना फैले। डेंगू कितनी स्पीड से हमने कंट्रोल किया है। एक तरफ एक पार्टी है जो केवल विज्ञापन के अलावा कोई काम नहीं करती। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, क्या इससे डेंगू भागेगा? डेंगू भागेगा एक एक घर की चेकिंग होने से, डेंगू भागेगा दवाई डालने से, डेंगू भागेगा नज़र रखने से। केवल विज्ञापन से कोई डेंगू भागने वाला नहीं है। और निगम ने अपने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया। मैं पुनः अभी अपने सभी निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खास तो हमारे जो निगम पार्षद है जो दिन रात कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया है। हमारे कई पार्षद, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कोरोना से पीड़ित हो गए। मेयर साहब, हमारी टीम ने जा करके सर्वे किया जो आज की डेट में पूर्वी दिल्ली में कुछ पॉश इलाके हैं, वहाँ भी लोगों को पीने का पानी सही नहीं मिल पा रहा है। अब वहाँ की जो जनता है, अगर वो निगम पार्षद से कहती है तो वो कहते हैं जी हमारे अधिकार में नहीं है, विधायक के अधिकार में होता है। विधायक जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं निगम के। इस तरीके से जनता पिस रही है। इसके लिए क्या आगे फ्यूचर में कुछ समाधान निकलेगा? देखिए, पहली बात तो मैं उससे सहमत हूँ, जो पानी और सीवर की लाइन है वो निगम के अधिकार में नहीं है। वो केजरीवाल गवर्नमेंट के हाथ में, और केजरीवाल जी शायद जल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कहने को तो कहते हैं हम पानी फ्री देते हैं, किसको फ्री पानी देते हैं? गंदा पानी। पहली बार तो कई कॉलोनी में पानी नहीं आता है गंदा पानी आता है। मुझे कई लोग कीचड़ वाला पानी दिखाए गए, बोतलें लेके आते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम क्या पिला रहे हैं। आज पूर्वी दिल्ली में 60% लोग पानी की बोतल खरीद के पानी पीते हैं। जी जी, उनकी मजबूरी बन गई है। ये केवल फ्री की बातें करते हैं, देते क्या फ्री में? पानी के, जिससे लोगों को पानी नहीं आता लेकिन बिल लाखों रुपए के बिल आते हैं। अभी कोरोना काल का समय था, फैक्ट्रियां बंद थी, दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियों के लाखों रुपए के बिल आए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं, पर किलोवाट के फिक्स चार्ज हैं। भैया, जितनी बिजली फूकते उसके पैसे ना, फिक्स चार्ज क्यों लेते हो आप? क्यों दिल्ली की जनता को लूटने में लगे हो? थोड़े से लोगों को 200 यूनिट फ्री देके आप वावा लूटना चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति अपना इनकम टैक्स देता है, GST देता है, सब कुछ देता है, उसके बाद बिना बिजली फूके, बिना 1 यूनिट चलाए, उसका लाखों रुपये का बिल। मेयर साहब, भाजपा के द्वारा आबकारी नीति का विरोध किया जा रहा है पूरी दिल्ली में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जबकि अब हर वार्ड में 4-4 ठेके खोले जा रहे हैं। जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम कोई भी नया ठेका नहीं खुलने देंगे। यदि कोई ठेका बंद भी हो गया तो उसको पुनः नहीं खुलने देंगे। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, और हैरानी वाली बात भी नहीं है वैसे, जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए जो कहता हो कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी से समझौता नहीं करूँगा, समझौता करता है। जो कहता है मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, आज उसके पीछे इतना बड़ा स्टाफ है। अपने बंगले में स्विमिंग पूल बनाने के लिए उसने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे खर्च किया है। जनता को सपने दिखाए कि जो भी आएगा मुझसे आसानी से मिलेगा, उसको मिलने में परेशानी की मैं आम आदमी हूँ। आज जब दिल्ली का महापौर, पूर्वी दिल्ली का महापौर मिलने जाता है तो 2 घंटे बैठने के बाद भी उनसे भी नहीं मिलते। जनता से वो क्या मिलेंगे? पता
पता नहीं कैसे, मैं तो पहला ऐसा आज मैं कहीं दूसरी स्टेट के मुख्यमंत्री को, जो कि भाजपा का भी नहीं हो, किसी भी दल का होगा, आज मैं कहता हूँ मुझे मिलना है तो मैं समझता हूँ मुझे 2 घंटे अंदर 1 घंटे के अंदर मैसेज आ जाता है कि आप आके मिलिए। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की समस्याओं के लिए आज हम परेशान हैं, हमें फंड लेना है, हमारा फंड बकाया है। पहले कहते हैं मुझे कोई फंड नहीं देना, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो काट पीट के हमारे हाथ में थोड़ा फंड पकड़ाने की कोशिश करते हैं। हमें तनख्वाह देनी है। दिल्ली नगर निगम कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है। दिल्ली नगर निगम कुछ टैक्स जो जनता से आता है उसके माध्यम से, उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है उस स्टेट की, उसका पालन पोषण वो गवर्नमेंट करने का कर्तव्य है। हमें तनख्वाह देनी है। हमारे यहाँ 215 करोड़ रुपए का तनख्वाह खर्चा है, 3000 करोड़ रुपए का बजट है। हमारे पास सब शांत मिला सके 650 करोड़ रुपए केवल फंड आता है। बाकी फंड देना इनका फर्ज बनता है, हम ताकि विकास कर पाए। लेकिन जानबूझ के हमारे कर्मचारी को परेशान करने में लगे हैं, और हमारे कर्मचारी, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि किस टाइप के लोग हैं। आने वाला समय अप्रैल में चुनाव है, जनता इनको सबक सिखाई। जैसा कि अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं सर, इस बार क्या रणनीति बनाई है? अभी एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी रणनीति तो समय बताएगा क्या है, लेकिन दिल्ली की जनता इनको देखे। जैसा अभी आपने सवाल किया, शराब के ठेकों का सवाल किया था, वो पूरा नहीं हो पाया। जी जी, इन्होंने शराब के ठेके बंद तो नहीं किए, लेकिन जमुना पार में लगभग 200 ठेके खोलने की योजना है। दिल्ली के अंदर 850 ठेके खोलने की योजना है। हर बच्चे को शाही बनाना चाहते हैं। जिसकी उम्र पहले 25 साल थी उसको 18 साल कर दिया है। पहले जो शराब के ठेकेदार थे उनको 1.5% कमीशन मिलता है, उनको 12% कर दिया है। एक अजीब सी बात हुई है कि शराब की गुणवत्ता यदि अच्छी नहीं है तो उसकी जांच के लिए जो उसका मालिक है वही जांच करके बताएगा ठीक है या नहीं है। कोई लैब में नहीं जाएगा। मतलब जुर्म करने वाले भी ये और उसको ठीक बताने वाले भी ये। इतनी छूट, इतनी लूटपाट, और ये बू आती है कि इसमें बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। बहुत बड़ा लेन देन इन्होंने किया है। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को शराब में डुबोने का षड्यंत्र किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को चाहते शराब में 24 घंटे डूबे कि उसके अलावा कुछ सोचे ना। ऐसी कैसी व्यवस्था है? इनको सोचना चाहिए। अगर आप 18 साल के युवाओं को शराब पिलाएंगे तो क्या होगा? शराब पिलाने का समय भी बढ़ा दिया गया। क्यों? शराब के माध्यम से पैसा कमाने वाली एक तरफ बिहार की गवर्नमेंट है, गुजरात की गवर्नमेंट है, जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी की हुई है। और यहाँ पे शराब को जो कहते थे कि हम शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे, नए ठेके नहीं खोलेंगे, उन्होंने शराब के ठेके को 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिए। उसके बाद जो शराब खाने वो 10 गुना बढ़ गए। उनको ठेके दे दिए, ऐसे ठेके दे दिए गए हैं जहाँ चला नहीं सकते। हमने भी 8 ठेके सील करवाए। और उस दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं विथोड़ी जी, उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर जो आपका मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी। कैसे गलत आपने ठेके दे दिए? कैसे आपने मिक्स लैंड पे उनको लाइसेंस दे दिया? कैसे आपने राजनीतिक क्षेत्र में लाइसेंस दे दिया? केवल आपका एक ही काम है, ठेके खोलना, दिल्ली के युवा को, दिल्ली की जनता को बर्बाद करना। इनको सोचना चाहिए था। मेयर साहब, हम बात करना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड वैसे कोरोना से पीड़ित है, लेकिन शिक्षा में बहुत बच्चे परेशान हैं। वो उनकी शिक्षा रोकी जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लेकिन नेताओं की जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, रैलियाँ खूब धड़ल्ले से हो रही हैं। इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है जी। अभी किशोरों की वैक्सीन लगनी चालू हुई है 15 से 18 साल तक की। जब बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि स्कूल भी, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में कोरोना के साथ जीना पड़ेगा जी। ये तो जो तीसरी लहर आई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने 150 करोड़ वैक्सीन लगवा दी हैं। वैक्सीन देश में नहीं बनी होती तो क्या हाल होता? दूसरे देश से मंगवानी होती। दूसरा देश देता भी ये नहीं देता, क्योंकि छोटी मोटी जनसंख्या नहीं हम लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। दूसरे देश से मिलती भी है नहीं मिलती, और मिलती तो किस दाम में मिलती, पैसा कहाँ से आता? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, इतनी स्पीड से वैक्सीन का बन जाना, और फिर 7 महीने के अंदर 150 करोड़ की वैक्सीन लग जाना, सबको सेव कर लेना। अभी आपने 2 दिन पहले आंकड़े देखोगे, अखबार में आया है कि 75% उन लोगों की मौत हुई है जिन लोगों ने कोई वैक्सीन नहीं ली थी। 150 करोड़ वैक्सीन लग के कितने लोगों को, कितने दुनिया को, दिल्ली को, देश को कैसे सेव किया है, दूसरे देशों को भी सेव किया है। यदि वैक्सीन नहीं लगी होती तो जो दूसरी लहर में हाल हुआ था उससे 10 गुना बुरा हाल होता।
मैं तो फिर पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का गौरव है, देश का सम्मान है, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिल नहीं सकता जो हर वर्ग की चिंता करता हो। आज मैं सुबह एक दुकान में सेब बनवाने गया था, हमारा वो मुस्लिम भाई है, यूपी का आने वाला है, कहता है भाई साहब मुसलमान पहली बार मुझ समेत इस बार भाजपा का वोट देने वाला है। मैं क्यों? भाई कहता हमें मकान मिला है, हमें शौचालय के लिए पैसा मिला है, उन्होंने किसी का भेदभाव नहीं किया। चाहे आपको विश्वास हो ना हो, मोदी जी को विश्वास हो ना हो, योगी जी को विश्वास ना हो, एक बहुत बड़ी संख्या में ये समुदाय आपके भाजपा को वोट देने वाला है, क्योंकि इन्होंने बिना भेदभाव के काम किया है। मेयर साहब, भाजपा पे एक आरोप लगाया जाता है विपक्ष का कि ये भाजपा सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है और अदर धर्म के लिए काम नहीं करती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं? मैंने इसका जवाब दे दिया। आप एक काम कीजिए, जो हमारा अन्य समुदाय है, आप जाइए उनके पास, उनसे पूछिए ना काम किया नहीं किया। क्या उनको गैस सिलेंडर नहीं मिला? क्या उनको शौचालय के लिए पैसे नहीं मिले? क्या उनको मकान के लिए पैसे नहीं मिले? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उनको पैसा नहीं मिला? क्या कीजिए बात। कोई एक कह दे कि इस समुदाय को मिला, हमें नहीं मिला, तो मैं मानूंगा आपकी बात सच है। ये तो मैं कहूँगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलने वाले लोग हैं। और आप यूपी के चुनाव में जाएं और लोगों से बातचीत करें, उन बातचीत को लोगों को सुनवाएं, तो आपको पता लगेगा कि क्या काम किया। मेरे साहब, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, बिल्डरों के द्वारा जो मकान बनाए जा रहे हैं पूर्वी दिल्ली में भी, जो एक समय सीमा ऊंचाई की जो दे रखी है तय, उससे भी ऊपर बनाए जा रहे हैं धड़ल्ले से, इस पर क्यों रोकथाम नहीं हो पा रही है? सर ऐसा है कि हमने काफ़ी, आप माने बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बिल्डिंग बुक है जी। थोड़ा जो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि बिना पुलिस के हम लोग एक्शन नहीं करते, कई बार झगड़े होने के चांस रहते हैं, सभी हमारे रिकॉर्ड में है। समय लगता है, लेकिन जिसने गलत काम किया उसको सजा मिलेगी जी। चलते चलते अभी हाल ही में चुनाव आ रहे हैं, तो इस समय क्या प्रमुख प्लान किया हुआ है और क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार? वैसे तो भाजपा के द्वारा काम हुआ है निगम में, तो इस बार क्या कुछ नया करेंगे? यही मुद्दा है। हम जनता को ये कहने वाले हैं, यदि हमने विकास किया, काम किया, तो आप हमें वोट दीजिए। यदि हमारा पार्षद आपको गली गली में दिखाई दिया, आपके साथ खड़ा दिखाई दिया है, तो आप हमें वोट दीजिए। क्योंकि हमारा जो पार्षद है, एक एक गली में घूमता है, एक एक घर में जाता है, एक एक व्यक्ति की भावना को समझता है, उनके आवश्यकता को समझता है, उनकी आवश्यकता को निदान करता है। निगम पार्षद एक सबसे छोटा पद होता है। हर व्यक्ति निगम पार्षद को अपने घर का सदस्य मानता है, और हमारा पार्षद भी घर घर जाके उन्होंने ये साबित किया है कि जैसे आप है, मैं आपके घर का सदस्य हूँ, मुझे घर का सदस्य समझ के समस्या बताइए, मैं समस्या का निदान करूँगा। और समस्या का निदान होता है, 100% होता है। मेरे साहब, चलते चलते जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि कोरोना काल अभी चल रहा है, जब तक बहुत आवश्यकता ना हो घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा के रखें और डिस्टेंस बना के रखें। मैंने अभी मास्क नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मैं बोल रहा बिना मास्क के समय बोलने में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन अभी जैसे समापन हुआ मैं भी मास्क लगा, बिना मास्क के ना निकलें। और अपना, अपने परिवार के, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखिए। आपके बचाव में ही सबका बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूर्वी दिल्ली के मेयर। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना ना भूलें फेस टू फेस जन मीडिया।